अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उन दिनों में जिस थाने में तैनात था उसकी हुदूद में आने वाले एक गांव पंचोली पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। इतला मिलने पर जब मैं बकुआ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि छोटे छोटे सहनों वाले घरों की सरकंडों और बांसों की बनी हुई छप्पर जैसी छतें जलकर गिर चुकी थीं। बाहर और अंदर की दीवारें धुएं की कालक से काली हो चुकी थीं। गंदम की फसल कटने के बाद खेतों में इक्का दुक्का नजर आने वाले तूड़ी के गट्ठों के ढेर बिखरे हुए थे। जिस तरह घोड़ों ने उन्हें खदेड़ दिया और लकड़ी के टूटे दरवाजों की चौखटें झूल रही थीं। लगता था जैसे इस गांव पर जिन्होंने हमला कर दिया हो और तबाही मचाकर रख दी हो। फैज मोची का घर भी इसी तरह बर्बाद नजर आता था। नंबरदार इस घर के सहन में खड़े होकर मुझे बता रहा था कि डाकू इस तरफ से आए थे। मैंने इसे कहा कि खामोश हो जाए। वो मेरी बात समझ गया और मुझे एक तरफ आने का इशारा किया। छोटे से सहन के एक तरफ पसार थी। पुराने जमाने के देहात में रहने वाले जानते होंगे पसार किसे कहते हैं। ये घर की नुक्कड़ में छोटा सा कच्चा कमरा होता है जिसमें चारपाई वगैरह बिछा दी जाती है और फालतू सामान रख दिया जाता है। पसार के अंदर फैज मोची की लाश पड़ी थी। लाश चारपाई से नीचे गिरी हुई थी। चेहरे का एक हिस्सा गोश्त का लोथड़ा बन चुका था। शायद डाकुओं ने इसे गोली मारने के बजाय बंदूक के बट मारे थे। लाश इस अंदाज में पड़ी थी जिस तरह किसी खड़े हुए आदमी को सामने से धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा दिया जाए। फैज मोची अभी जवान ही था। बड़ी दर्दनाक मौत मरा। मैंने इसकी लाश सीधी की। कहीं गोली का निशान नजर नहीं आता था। मैंने नंबरदार से कहा कि वो लाश उठवाए। मैंने इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना था। नंबरदार मुझे गांव के दौरे पर ले गया। इस गांव के सिर्फ फैज मोची वाले घर के हिस्से पर डाकुओं ने हमला किया था। बाकी घर महफूज थे। अलबत्ता खौफ की फजा थी। गलियों में मकानों के दरवाजे बंद थे। कभी किसी दरवाजे की ओट से कोई औरत झांकती और फिर दरवाज़ा बंद कर लेती। बहुत कम मर्द बाहर फिरते नजर आए। गांव के सरसरी दौरे के बाद हम नंबरदार के घर की बैठक पे चले गए। मैंने इससे हमले की बाबत पूछना शुरू कर दिया। नंबरदार उम्र सीधा आदमी था। बहुत से लोग तो इस गांव में इसके सामने पैदा हुए और जवान हुए थे। वो मुझे बता रहा था सुरैया इस इलाके की बड़ी तरहदार लड़की रही है। वही फैज मोची की बीवी है। अभी एक ही इसका बच्चा है। खैर जिस जमाने की बात कर रहा हूँ सुरैया पर जवानी चढ़ रही थी और गांव के गबरू उसके पीछे कुत्तों की तरह भूतरे फिरते थे। इन्हीं में से एक छब्बा नाई भी था जिसे लोग छब्बा काना कहते थे। काना नहीं था, सिर्फ एक आंख जरा सी छोटी थी। सुरैया के इश्क में ऐसा गर्क हुआ कि नाई वाला काम छोड़ा और हर वक्त सुरैया के पीछे रहने लगा। सुरैया इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फैज इसकी बिरादरी का था और सुरैया के माँ बाप इसे फैज से ही ब्याहने का इरादा रखते थे। छब्बा नाई मायूस होकर बागी होने लगा और उसने बदमाशी में पैर रखना शुरू कर दिया। उसने सुरैया को कई बार उठाकर ले जाने की धमकियां भी दी और फैज को कई बार मारा पीटा भी था। सुरैया के घर वालों ने खैरियत इसमें समझी कि सुरैया का डोला घर से उठा दें। उन्होंने फैज से 2 बोल पढ़ाए और इन्हें गांव का वो मकान ले दिया जो आप देख चुके हैं और जिसकी पसार में फैज की लाश पड़ी है। फैज मोची के सुरैया के साथ शादी के 2 साल बाद सुरैया ने लड़के को जन्म दिया। सुरैया की शादी के बाद ही छब्बा काना गांव छोड़ के चला गया था। सुरैया इंतहाई खूबसूरत औरत थी। गांव के जमींदार पीरा की भी सुरैया पर नजर थी। उसने कई मर्तबा खेतों से आते जाते सुरैया से बातचीत करने की कोशिश की मगर सुरैया ने उसे मुंह न लगाया। पीरा सुरैया को घेरने की ये कोशिशें जो कर रहा था गांव वालों से उसकी ये कोशिशें छुपी हुई नहीं थीं। ये खबरें छब्बा काना जो कि अब डाकू बन चुका था उस तक भी पहुंची और उसने पीरा की हवेली पर गोलियां चलाईं। मैंने नंबरदार से कहा कि ऐसी वारदातों में गांव के चौकीदार का किरदार बड़ा अहम होता है। सो चौकीदार सलीम खान को बुलाए। जब उसने चौकीदार सलीम खान को बुलाया तो मुझे ये पता चला कि ये जमींदार पीरा का खास आदमी भी है। मैंने उससे तफ्तीश का आगाज किया। वो शक्ल ही से जुराइम पेशा नजर आता था और फिर उसे पीरा जैसे बंदे की सरपरस्ती भी हासिल थी, यानी कि करेला, और वो भी नीम चढ़ा। मैंने सलीम खान से कहा कि अगर वो मेरे सवालों के सही जवाबात देगा तो मैं उसे वापस जाने की इजाज़त दूंगा, वरना उसके हाथ पैर तोड़कर हवालात में बंद कर दूंगा। मैंने कहा कि मुझे बताए
कि छब्बे ने पीरा की हवेली पर गोलियां क्यों चलाईं। तो वो बोला कि मेरा ख्याल है कि उसके दिमाग में, यानी कि छब्बे के दिमाग में, पता नहीं ये कैसे आ गया था कि सुरैया को पीरा के पास नहीं आने देना। और देखें जी, मैं अब इसके अलावा और क्या बता सकता हूँ। मैं चरपाई से उठ खड़ा हुआ और सलीम खान के पास पहुंच गया। मुझे करीब पाकर वो चरपाई पर टांग सीधी करके बैठ गया। एकदम मेरा हाथ घूमा और सलीम खान को लगने वाले थप्पड़ की तड़ाक की आवाज़ से नंबरदार का जिस्म भी हिला। वो तेजी से हमारी तरफ आने लगा। मैंने उसे इशारा करके वहीं रोक दिया। दूसरे थप्पड़ से कबल ही सलीम खान की हक्का बक्का आंखों में मैंने देख लिया कि वो अब मज़ाहमत नहीं करेगा। शायद इसे यकीन नहीं था कि कोई थानेदार पीरा के किसी खास कारिंदे को यूं अपने पास बुलाकर थप्पड़ मार सकता है। मैं फिर अपनी चरपाई पर बैठ गया और सलीम खान से कहा कि शुरू हो जाओ। उसने जो कुछ सुनाया इससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने सलीम से कहा कि वो हवेली चला जाए और इस इलाके से बाहर न जाए। मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके नंबरदार को कुछ हिदायत देकर मैं बिलाल शाह और एएसआई वापस थाने की तरफ चले। रास्ते में हम लोग ज़्यादातर खामोश ही रहे। थाने पहुंचकर बिलाल शाह मेरे पास आ बैठा। इस पर एक ख़ास किस्म की मायूसी और खामोशी तारी थी। इसे अभी तक हाथ पैर खोलने का मौका नहीं मिला था। मैंने इसका मूड देख लिया था। ऐसे मौक़ों पर वो बहुत संजीदा हो जाता था। क्यों बिलाल, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो मामला बड़ा खज्जल लग रहा है जी। छब्बे को अगर गर्ज थी तो सुरैया से थी। मान लिया कि वो कत्ल भी कर सकता है और अब डाकू भी बन चुका है। पर जैसा कि नंबरदार ने पिछले साल के वाक़ये का जिक्र किया है कि छब्बे ने मोची को उस वक्त भी कत्ल न किया जब सुरैया की उससे शादी हो रही थी। फिर जब उसने पीरा की बदनीयती का अहवाल सुना कि वो सुरैया के पीछे पड़ चुका है तो उसने उसकी हवेली पर गोलियां चला दी। फिर सलीम खान चौकीदार का बयान भी है कि सुरैया पर पीरा का बड़ा साया है। मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई तीसरी पार्टी भी है। बात सिर्फ सुरैया और छब्बे की नहीं है। बिलाल ने बिल्कुल सही सोचा था। मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था कि इसमें तीसरा फरीक भी मुलविस है और वो है पीरा। और वो किस तरह और कहाँ तक इस सारे झगड़े में शामिल था इसका मुझे जल्द ही पता चल जाना था। मैंने एएसआई को मोची की लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा हुआ था और वो किसी भी वक्त आने वाला था। मेरे और बिलाल के साथ बातें करते करते वो आ गया। फेस की ये रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली थी। इसको पढ़कर मुझे लाश ख्यालों में नजर आने लगी। मैंने आपको पहले नहीं बताया, जब मैं नंबरदार के साथ लाश के पास पहुंचा था तो उस वक्त मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। सीधे सीधे कत्ल इस तरह नहीं होते, बल्कि लाश खुद बोलती है। जिस्म कटे पिटे होते हैं या गोलियों के फाड़ साफ नजर आते हैं। फैज की लाश पर तो कोई निशान ही न था, सिर्फ होठों की हल्की सी सोजिश और नीलाहट और माथे पर मामूली सा घूमड़ा जिसे कोई तफ्तीशी अफसर ही देख सकता था। आम आदमी इसका ध्यान ही न करता। रिपोर्ट में लिखा था कि मरने वाले के मैदे में जहर के अज्जा थे और माथे पर किसी कुंद चीज से सर्फ लगी है। इन हालात में सुरैया से पूछगछ मुफीद साबित हो सकती थी, लेकिन मैंने 2 दिन मजीद इंतज़ार किया ताकि वो तेजीज़ व तकवीन से निबट जाए। फिर मैं इससे पूछताछ करूँगा। 2 दिन बाद मैं सुरैया को थाने बुलाया। मैंने उससे हमदर्दी का इजहार किया और उसे कहा कि अगर वो मेरे साथ ताउन करेगी और मेरे सवालों के जवाब ठीक ठीक देगी तो मैं उसके शौहर फैज मोची के कातिल को गिरफ्तार कर सकूंगा। मगर वो मेरे हर सवाल का जवाब गोल मोल दे रही थी। आखिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ थानेदारों वाला रवैया रखूं? मैं तो तुमसे इसलिए हमदर्दी कर रहा हूं कि तुम्हारा घर वाला मारा गया है। अब सीधी तरह बताओ कि डाके की रात क्या हुआ था, वरना मेरा हाथ उठ गया तो तुमने दूसरा थप्पड़ भी नहीं खाना। वो एकदम पक्की पकड़ोड़ औरत बन गई। सुन ले जी, डाका तो मेरे घर छब्बे ने ही मारा था। मेरी फैज के साथ शादी से पहले ही कुत्तों की तरह मेरे पीछे फिरता था। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ कि उसका साथ देती। मेरा खामिद शरीफ आदमी था। वो तो अपनी जान से गया है, पर इसे इस दुनिया से पार करने वालों को पार करना किसी और का काम है। अब आप पूछेंगे किस रात हुआ क्या, तो ये भी बता देती हूँ। रात हम मियाँ बीवी अपने घर के सहन में थे। बाहर से घोड़ों का शोर उठा। मेरा घर वाला चंद महीने से बीमार था। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। अब उसने कई बार मुझे कहा कि वो बचेगा भी नहीं। मैं उठकर शौहर के पास चारपाई पर बैठ गई। बच्चा मेरे पास था। उस वक्त दीवार से किसी आदमी ने छलांग अंदर मारी और सीधा फैज की तरफ आया। मैं यही समझी
कि ऐसा करने वाला डाकू में से कोई होगा, या हो सकता है कि खुद छब्बा ही हो। लेकिन वो छब्बा नहीं था, वो तो कोई और ही था। उसने फैज की गर्दन पकड़ ली। मैंने बच्चे को चारपाई पर छोड़ा और इस आदमी के बाल पकड़कर पीछे को खींचा, पर वो तो फैज से चिमट ही गया। इसी वक्त डाकू के घोड़े मेरे घर के दरवाजे पर आकर रुके और वो बंदा भाग गया। कौन था वो? ये बात रहने दें। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने हिसाब चुकाने हैं। जिस तरह ये औरत बात कर रही थी, इस तरह तो मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। मैंने सख्ती करने का इरादा कर लिया। अगरचे औरत पर हाथ उठाना मर्दों का काम नहीं होता, पर वो अपने खाविंद के कत्ल के केस में मेरी तफ्तीश की राह में रुकावट डाल रही थी, हालांकि खुद उसे पूरा ताउन करना चाहिए था। दूसरे, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होती है कि इंस्पेक्टर नवाज खान को कोई बेवकूफ़ बनाए। मैंने बर्दाश्त की कोशिश की थी, लेकिन ये औरत मुझे शायद बेवकूफ़ समझती थी। मेरे एक ही थप्पड़ ने इसके होश और हवास ठिकाने लगा दिए। मेरे ख्याल में खुद पहले तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूं, ताकि तुम किसी और से बाद में हिसाब कर सको। मैंने दूसरे थप्पड़ के लिए हाथ उठाई था कि उसका बच्चा रोने लगा। मेरा दिल मेरी मुट्ठी में आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो खुद भी रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद बोली, थानेदार साहब, मेरा ये बच्चा पीरा की हवेली में पहुंचा दें। मैं कभी इधर आई तो उससे ले लूँगी। तुम खुद इस बच्चे को पीरा के पास क्यों नहीं ले जाती? वो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही इसको बच्चे को वहाँ छोड़ दूँगी। ये कहकर एक बार फिर वो रोने लगी। मैंने हवलदार को बुलाया और इसके हवाले करते हुए सुरैया को कहा कि वो इसे कहीं भी न जाने दे। मैं कुछ देर में आता हूँ। मेरे जहन में बहुत से सवाल खलबली मचाए हुए थे, जिनमें से एक ये था कि सुरैया अपना बच्चा पीरा के पास क्यों छोड़ना चाहती है, और इसका जवाब पीरा से मैं लेना चाहता था। इसलिए हम एक बार फिर पंचोली में मौजूद थे। हमने नंबरदार को बुलाया और पीरा के घर की डेहड़ी में जा पहुंचे। पीरा के 6-7 कामे बाहर बैठे हुए थे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे और एक भागकर चारपाई ले आया, दूसरा अंदर हवेली की तरफ भागा। मैंने चारपाई लाने वाले से कहा कि रहने दो, पीरा को बताओ कि मैं आया हूँ। अंदर जाने वाला नौकर भागता हुआ आया और कहने लगा कि पीरा साहब ने कहा है कि अंदर आ जाएं। इस जमींदार की बैठक भी जागीरदारों जैसी थी। दीवारों पर 12 सिंगों के सर लटके हुए थे। इस इलाके में तो ये शिकार मिलता ही नहीं था। पता नहीं वो किन जंगलों में शिकार खेलता होगा, या इसने खरीद कर लटकाए हुए थे। एक तरफ दीवार से बंदूकें लटकी हुई थीं। नौकर ने कमरे तक हमें पहुंचाया। यहाँ एक कदावर सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर बड़ी बड़ी काली मूछों वाला नौजवान बैठा हुआ था। बड़ा बारोब आदमी था वो। उसने 2 कदम आगे बढ़कर मेरे और बिलाल के साथ हाथ मिलाया। पीरा की खुशबख्ती है कि खान साहब मेरे घर आए हैं। उसकी बड़ी भारी आवाज़ थी। उसने हमें एक तरफ दीवान पर बैठने का इशारा किया और खुद मूड़े नुमा कुर्सी पर बैठ गया। पास खड़े कामे से कहा कि जाओ, जाकर लस्सी पानी का इंतज़ाम करो। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। खान साहब, कैसे तकलीफ़ की आपने? पीरा, तुम्हारे गांव में डाका पड़ा है, जिसमें एक गरीब मोची मारा गया है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ डाका नहीं था, इसने तुम पर भी वार किया है। सुरैया है तो गरीब और उसका खामिद मोची भी, पर वो ऐसी शक्ल वाली है कि तुम्हारे गांव वाले लोग मुश्किल से ही खुद को संभाल सकते हैं। फैज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। वो छब्बे का नहीं या इसके किसी आदमी के हाथ से नहीं मरा। क्या कहते हो? पीरा के चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया। मेरे लिए यही काफ़ी था। अब वो मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता था। वो कुछ देर मुझसे नजरें चुराता रहा, फिर अपनी भारी आवाज़ में बोला, क्या ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी इस तफ्तीश का जवाब दूं? और फिर खान साहब, आप किस चक्कर में मेरे घर ही में बैठकर मुझ पर शक कर रहे हैं? पीरा, मैंने कब कहा कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ? ये शक तुम कहाँ से दरमियान में ले आए हो? मैंने तो तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछा है। डाकू फैज़ मोची के घर आए और फिर निबट कर तुम पर जा पड़े। तुम इतने चूचे तो नहीं हो कि तुम्हें वजह का पता न चले? पीरा की मूछें कांपने लगीं। तुम्हें इसमें क्या नजर आता है? मुझे इसमें खेल नजर आता है। सुरैया मेरे थाने में बैठी हुई है और कह रही है कि उसका बच्चा तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। वो कहीं जा रही है, आकर ले लेगी। मैंने उससे ये नहीं कहा कि वो इससे हिसाब चुकाने की बात भी कर रही थी। पीरा ने आवाज़ नीची करते हुए गाली दी, हरामखोर। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मेरी हवेली के अंदर बेशुमार लोग बैठे हैं। वो अपना बच्चा यहाँ रोटी पानी के लिए रखना चाहती है तो भेज दे, पर तुम ये बात मुझे बताने के लिए यहाँ आए हो?
तुम्हें इस औरत और बच्चे का क्या दर्द आ गया है? वो शायद कुछ और भी कहना चाहता था कि मेरा भरपूर मुक्का उसकी गर्दन पर पड़ा। उसकी टांगें जरा हिली और वो धड़ाम से मोड़े पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसका कामा लस्सी का जग लेकर अंदर आ चुका था। जग उसके हाथ से नीचे जा गिरा। उसने ये नज़ारा पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। शायद उसे ये भी यकीन ना हो कि कोई आदमी पीरा को मुक्का मार सकता है। पता नहीं इसे क्या हुआ कि वो दीवार पर लटकी हुई बंदूक की तरफ बढ़ा। उसका इरादा देखते ही बिलाल शाह उसके सर पर पहुंच गया और फिर ऐसे नजर आता था कि कोई आदमी फर्श पर चकरियां खाता हुआ चीखें मार रहा हो। पीरा उठ खड़ा हुआ। नवाज खान, तुम इस हवेली से जिंदा बाहर जाना चाहते हो या नहीं? बिलाल शाह ने हाथ रोक लिया और पीरा की तरफ देखने लगा। पीरा ने मेरे तवक्को से बढ़कर फुर्ती का मुजाहरा किया। सियाह रंग का छोटा सा पिस्टल उसके हाथ में नजर आने लगा। बिलाल शाह ने मेरी तरफ देखा। बैठक का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। शायद बाहर मौजूद नौकरों ने अंदर की सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था। बैठक अब हमारे लिए चूहेदान बन गई थी। लस्सी लाने वाला ढीठ आदमी था। बिलाल की मार के बावजूद न सिर्फ टांगों पर खड़ा था बल्कि इसके हाथ में चाकू भी था। पीरा ने पिस्टल मेरी तरफ कर रखी थी और पीछे दीवार की तरफ खिसक रहा था। मुझे 1 मिनट की देर हो गई थी ये समझने में कि वो करना क्या चाहता है। इस वक्त तक पीरा पिस्टल कुर्ते की जेब में डालकर दीवार से बंदूक उतार चुका था। उसका नौकर चाकू सीधा किए बिलाल की तरफ बढ़ रहा था। पीरा गुस्से में पागल हो रहा था। इस हरामजादी का बच्चा भी संभाल लूंगा मैं, और तुझे भी संभाल लूंगा। ये कहते हुए उसने बंदूक को लाठी की तरीके से घुमाया। अगर मैं फौरन नीचे ना झुक जाता तो मेरा चेहरा शनाख्त के काबिल भी नहीं रहना था। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। मुझे शुरू से ही शक था कि पीरा का कोई ना कोई हाथ है इस वारदात में। मुझे यहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। मैंने झुककर पीरा की तरफ दौड़ लगाई और भेंडों की तरह जाकर उसके पेट में टक्कर मार दी। पीरा टकरा कर दोहरा हो गया और उसके हाथ से बंदूक खड़ाक की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। टक्कर मारकर मैंने बिलाल की तरफ देखा। वो नौकर चाकू खोले बिलाल के करीब आ चुका था। बिलाल दोनों हाथ कबड्डी खेलने के अंदाज में फैलाकर टांगे चौड़ी किए कमर से झुका इस नौकर की तरफ देख रहा था। इसकी टांग हवा में उछली और चाकू का वार पूरा होने से पहले ही चाकू नौकर के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। अब बिलाल छलांग मारकर उस पर सवार हो चुका था और नौकर की चीखें पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थीं। मुझे हैरत थी कि बाहर से कोई आदमी अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहा था। मैं बिलाल के हथौड़े नुमा मुख के नौकर पर बरसते हुए देख रहा था। इसका फायदा उठाकर पीरा खुला हुआ चाकू नौकर का जो गिर चुका था उठा चुका था और मेरे सीने में घोंपना चाहता था। मैंने उसे करीब आने दिया। पीरा गलीज गालियां भी दे रहा था। ये चीज मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने हथौड़े की तरह का घुसा उसके सर पर मारा और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को अपने शिकंजे में ले लिया। एन इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और बहुत से आदमी कमरे में दाखिल हुए। उस वक्त तक मैं पीरा को काबू करके उसके सर से पिस्टल की नाल लगा चुका था और इसी तरह लगाए लगाए हम हवेली के गेट से बाहर निकले और बाहर खड़ी पीरा की जीप में बैठ गए और थाने पहुंच गए। वहां जाकर मैंने पीरा की तरफ देखा और इससे साफ साफ सवाल पूछा। देखो पीरा, चौधरी थे तुम हवेली में, अब तुम मेरे थाने में बैठे हो। तुम इलाके के बादशाह हो सकते हो लेकिन जहाँ तुम बैठे हो यहाँ मेरा सिक्का चलता है और मैं तुम्हारी बैठक में फेंटी लगा सकता हूँ तो यहाँ मुझे कौन रोक सकता है। अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है कि तुम्हारे पास दौलत है या किसी बड़े पुलिस अफसर से याराना है तो मेरा नाम नवाज खान है और इसे हमेशा याद रखना। जितनी देर इस थाने में हो इस नाम को जहन में रखो। मुझे ठीक तरह बता दो कि फैज को तुमने कत्ल कराया है। पीरा कुर्सी पर कभी एक तरफ करवट लेकर बैठता कभी दूसरी तरफ। मैंने सुरैया को उसके सामने लाने का फैसला किया। अभी किसी सिपाही को आवाज देने ही वाला था कि बिलाल शाह तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर जैसे जलजला आया हुआ था। खान साहब, वो बिलाल शाह बात करते करते रुक गया, फिर बोला, वो सिर्फ बच्चा यहाँ रह गया है। मैं उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाहर निकला। मुहर्रिर से पूछा कि सुरैया किधर गई है। वो बहुत गड़बड़ाया हुआ था। वो जनाब, आप अंदर इस आदमी से पूछगछ कर रहे थे। सुरैया यहाँ ही थी मेरे पास। आप जिस आदमी को यहाँ लाए हैं इसे देखते ही इसने बच्चा यहाँ फर्श पर खेलने के लिए छोड़ दिया और खुद गुसलखाने का रास्ता पूछकर चल पड़ी। कह रही थी कि अभी आती हूँ। मैं तो गुसलखाना भी देख आया हूँ, वहाँ नहीं है। मुझे महसूस हो गया कि सुरैया अब मेरे हाथ से गई।
वो पहले ही कह रही थी कि बच्चा पीरा को दे दो, मैं फिर आकर ले लूँगी। अब उसने देखा कि पीरा यहाँ ही आ गया है तो बच्चा यहीं छोड़कर वो निकल गई है। मेरा पारा चढ़ गया। मैं अपने कमरे में वापस आया और पीरा से कहा कि वो साफ साफ बात करे, मैं इसकी मार मार कर टांगे तोड़ दूंगा। इसमें मेरी नौकरी भी जाती है तो जाए। उसने जैसे हथियार डाल दिए और आंखों में आंसू लाकर कहने लगा, पता नहीं क्या बात है, ये औरत मुझे बदनाम करती फिरती है, मुझे इससे क्या लेना है। बहरहाल मैं इलाका छोड़कर तो नहीं जा रहा, मेरे बंदे आपके पास हैं, मुझे जाने दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कल तक सुरैया को यहाँ पेश कर दूंगा। मैंने इसे कहा कि वो बड़ा ज़मींदार है और मैं इसकी बात पर भरोसा करके इसे जाने देता हूँ, मगर ये कत्ल का मामला है, इसे कल यहाँ खुद थाने आना पड़ेगा, वरना मैं हवेली आया तो इसके लिए अच्छा ना होगा। पीरा बड़ी जल्दी में थाने से निकल गया। इसके जाते ही मैंने बिलाल शाह से कहा कि चौकीदार के जिस्म के नीचे वाले हिस्से को छोड़कर बाकी जहाँ चाहे ठुकाई करो। चौकीदार समझ गया कि इस बार उसका हशर ठीक नहीं होगा। बिलाल के आगे बढ़ने से पहले ही उसने हाथ उठाकर कहा कि वो सब कुछ बताने को तैयार है, पर इस पर रहम करा जाए। मैंने बिलाल को पीछे हटने का इशारा किया। चौकीदार शुरू हो गया। जनाब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4-5 साल हुए मैं पीरा के पास मुलाजिम हुआ हूँ। इससे पहले के हालात नहीं जानता। कोई 3-1 साल पहले मुझे पीरा और सुरैया के इश्क की सुनगुन मिली थी। सुरैया की मोची के साथ शादी हो चुकी थी और पीरा को इस बात पर बड़ा गुस्सा था। एक दिन उसने मुझे कहा कि मोची को उठा लाओ। मैं इसे हवेली के नौकरों वाले कमरे में ले आया। वहाँ इसकी खूब ठुकाई की गई। इस रोज पीरा बड़े गुस्से में था। शराब पीकर उसके हवास काबू में नहीं थे। इसे मारते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि पीछे ही सुरैया चली आई। पीरा इसे देखकर गुस्से में मजीद बिफर गया। सुरैया भी बिफरी हुई थी। पीरा ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा कि हरामखोर, आशना रखती है। उसने सुरैया के बाल खींचे। सुरैया भी पलटकर उसके गले पड़ गई। वो मेरा यार नहीं, घर वाला है, और तुम कौन हो मुझे गाली देने वाले? जबान संभाल कर बात करो। पीरा के जिस्म में आग लग गई। उसने सुरैया को बालों से पकड़ा और घसीटकर मेरी कोठरी की तरफ ले जाने लगा। सुरैया चीखने लगी। इतनी देर में पीरा उसे कोठरी के अंदर ले जा चुका था। मैं समझ गया कि वहां अब शैतान का खेल शुरू हो चुका होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद सुरैया बाहर निकली तो उजड़ी पुजड़ी थी। उसने मुझे कहा, और पीरा के चेहरे पर शैतान जैसी मुस्कुराहट थी। उसने मुझे कहा कि मोची को छोड़ दो। आगे बढ़कर सुरैया ने अपने खाविंद का बाजू पकड़ा और दोनों गिरते पड़ते हवेली से बाहर निकल गए। मुझे आज भी सुरैया की आंखों की वो नफरत वाली नजर याद है। उसने हवेली से निकलते हुए कहा था, पीरा, मैं इसका हिसाब तुमसे जरूर लूंगी। चौकीदार खामोश हो गया। आगे बोलो। मेरी अपनी आवाज खुश्क हो गई थी और मेरी आंखों में खून उतर रहा था। इस कदर जुल्म? चौकीदार फिर बोल रहा था। पीरा तुझी अंधा हो चुका था। मैंने कई बार सोचा है कि इसे किस चीज की कमी है। बीवी भी खूबसूरत है, एक बच्चा भी 2 साल का है, फिर भी दूसरों की औरतों पर नजर रखता है। चलो यहाँ तक ही बात रहती तो भी, लेकिन उसने तो। बोलो, चुप न करो, वरना मैं दूसरी तरह तुम्हें बुलवा लूंगा। क्या किया पीरा ने? फैज मोची को इसी ने मरवाया है। हो सकता है जी। जो आदमी इसकी बीवी को नहीं छोड़ता वो इसे मरवाने में क्यों देर लगाएगा? इस वक्त रात हो गई थी। मैंने सिपाही को बुलाकर कहा कि इस चौकीदार को वापस हवालात में रखो, और मैं दफ्तर से उठकर सोने चला गया। मुहर्रिर से कह गया कि बच्चे का ख्याल करना। इसके दूध के लिए मुहर्रिर को पैसे भी दे दिए। सुबह पीरा तो ना आया, लेकिन इसका एक नौकर थाने आया कि रात पीरा का बच्चा अगवा हो गया है। चौधराइन की बहुत खराब हालत है। वो और पीरा इसकी तलाश के लिए बहुत मसरूफ हैं। मैं परेशान हो गया। मुझे तो फौरन ख्याल आया कि सुरैया ने हिसाब ले लिया है। वो थाने से भागी भी इसलिए थी, उसने देख लिया होगा कि पीरा तो थाने में है, इसके लिए रास्ता खुला है। मैंने बच्चा इसके नौकर के हवाले किया और उसे कहा कि ये हवेली में पीरा को दे देना। सुरैया दे गई थी। इस नौकर को भेजकर मैंने मुखबिर बुलवाए। मुझे छप्पे खाने के अड्डे की तलाश थी। इनमें से एक मुखबिर बड़ा होशियार था। उसका काम ही यही था। कई दूसरे मुखबिर सिर्फ इसलिए पुलिस के काम करते थे कि टोर बनी रहे। ये पेशेवर आदमी था और इसे पुलिस की तरफ से बाकायदा तनख्वाह वगैरह भी मिल जाती थी। इसने मुझसे 2 दिन की मोहलत ली। मैंने ये 2 दिन तैयारी में लगाए। पहले तो पीरा के घर गया। उसकी बीवी की हालत वाकई खराब थी। उसका 2 साला बेटा सुरैया उठा ले गई थी। पीरा को सुरैया का बच्चा हवेली में रखना पड़ा। पीरा की बीवी पर दौरे पड़ रहे थे। वो चीखती थी कि उसे उसका बच्चा दिया जाए।
फिर वो पीरा के पीछे पड़ जाती कि सुरैया का बच्चा तुम्हारी नाजायज़ औलाद है, तुम्हारे बदमाशों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। हैरत की बात है कि पीरा ने भी सुरैया के बच्चे को कबूल कर लिया था और हवेली में एक औरत उसको संभालने पर लगा दी थी। पीरा बहुत गुस्से में था। मैंने उसे बता दिया कि क्योंकि उसका बच्चा उठा लिया गया है, इसलिए मैं इससे 1-2 दिन का लिहाज ही करूँगा। लेकिन सुरैया तो जिस हिसाब की बात कर रही है वो इसने लेना है। मैंने तुमसे फैज़ के कत्ल का हिसाब लेना है।